Let us solve questions from Hindu editorial, specifically verbal questions. जी, जैसे मुझे कुछ पता चला है कि संदीप सर ने आप सबको मैसेज दिया था कि तालियों से कुछ स्वागत करने का, ठीक है, तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका परफॉर्मेंस ऐसा हो कि हम तालियां बजाएं आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट, भले तालियां बजाते जाए पर जल्दी से फटाफट जुड़ना शुरू कर दीजिए। आज से हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन जो हम करते थे उसमें और एक नया सत्र और एक नया चैप्टर हम ऐड करने जा रहे हैं, और उसमें हिंदू एडिटोरियल के ऊपर से ही बने हुए बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसमें एरर्स भी हो सकती है, क्लोज टेस्ट, जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स। तो आज उन्हीं पॉइंट्स में से कुछ को उठा के हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसमें आज सबसे पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे, मतलब एडिटोरियल को डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एडिटोरियल के ऊपर से बैंकिंग एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरह का आएगा उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 15 अप्रैल 2022 के दिन दोस्तों, ग्रोथ पैंग्स ऑन वर्ल्ड बैंक्स फोरकास्ट फॉर इंडिया, दोस्तों इसके ऊपर पूरा एडिटोरियल माइंड मैप के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। आज उसी एडिटोरियल के ऊपर से एक 4 मार्क्स का क्लोज टेस्ट, सिंगल मार्क्स का एक, मतलब सिंगल मार्क का एक जंबल, और उसी तरह से और 4 से 5 मार्क्स के सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस जो है जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपका जो रिस्पॉन्स रहता है उसी के आधार पे ये अलग अलग वैरायटीज़ जो है वो ऐड करी जाती होती है, और जनरली हम 40 से 45 मिनट का एक टारगेट लेके चलते हैं। तो लगा कि क्वेश्चंस की वैरायटी में, डेप्थ में, इन डेप्थ डिस्कशन, क्वालिटी डिस्कशन करने में कुछ क्वेश्चंस छूट रहे हैं, तो उसका टेंशन ना ले। नेक्स्ट फ्राइडे भी हम इसी राउंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे का दिन जनरली हमारा बुक्ड रहता था इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए। तो हो सकता है कि बीच में अब हम हिंदू के ऊपर से वर्बल क्वेश्चंस का भी एक सीरीज़ उसी फ्राइडे में ऐड कर दे इंग्लिश टू इंग्लिश की जगह। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट कमेंट में सब लोग लिखना शुरू कर दीजिए रेडी, और शुरू करते हैं आज के टॉपिक की पहली एक्सरसाइज, और जो है क्लोज टेस्ट। चलिए दोस्तों जल्दी, ऑडिबल है, फटाफट एक बार ऑडिबल लिख दीजिएगा, हमारी टीम भी बता देगी ऑडिबल है अच्छे से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का वीडियो आप अगर शेयर करते हो तो आपके फ्रेंड्स जो ये वीडियो को देखेंगे उन्हें भी वर्बल क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा जरिया मिल जाएगा, क्योंकि एडिटोरियल तो डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन एडिटोरियल के ऊपर से बने हुए क्वेश्चन डिस्कस करना वो अपने आप में खास बात होती है। चलिए फटाफट जल्दी से कमेंट में रेडी लिख दीजिए, और आपके सामने सबसे पहला क्लोज टेस्ट जो 4 मार्क्स का है वो इसी एडिटोरियल पे से जो बना हुआ है वो हम अभी डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट करेंगे। चलो कम ऑन क्विकली, चलिए राम राम, खम्मा गणी, गुड इवनिंग, बॉन्जुआर, फटाफट सब लोग जुड़ जाइए। चलिए अब की बार सरकारी पार है ना, ओके। सो सब लोग रेडी हैं, लेकिन और एक चीज़ जो मैं ऐड करूंगा वो ये कि मैं आपके सामने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं सारे ऑप्शंस डिस्कस करूंगा, और आज पहला सेशन है तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपसे पूछूं और आप कमेंट में आंसर बताइए, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आज मैं डायरेक्टली वन वे डिलीवरी कर रहा हूं, मतलब सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन, सारे पॉइंट्स के मीनिंग सब कुछ मैं डिस्कस करता जाऊंगा। आप कमेंट में आंसर दो ना दो ये आपका कंसर्न है, मैं आपका आंसर सही या गलत ऐसा भी कुछ भी नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली मेरा लॉजिक समझे और उसके आधार पे आगे बढ़े, ठीक है। तो आज आपकी कमेंट पे फोकस नहीं होगा, आज सिर्फ और सिर्फ वर्बल क्वेश्चन का इन डेप्थ डिस्कशन पे फोकस होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की, और उसमें आपके सामने सबसे पहला क्लोज टेस्ट है वो रखा जा रहा है। दिस इज द क्लोज टेस्ट, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, और ऐसा करके 4 क्वेश्चंस का ये जो एक पूरा क्लोज टेस्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए, द वर्ल्ड बैंक्स प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब फोरकास्ट। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया फोरकास्ट इंडिया के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स मतलब पॉसिबिलिटीज, सीम मतलब अपीयर कैसा लगता है, मोर डैश
देन सम अदर्स, मतलब दूसरे जिन्होंने भी फोरकास्ट किया उसके मुकाबले वर्ल्ड बैंक का जो फोरकास्ट है वो ज़्यादा क्या लग रहा है। अब क्या लग रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक स्टूडेंट ने किस तरह से सोचना चाहिए, बस मैं वही तरीका आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ज़रा चेक करिए, डाउटफुल नेगेटिव है, अनसर्टेन नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी मतलब होपलेस, तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो पक्का सैंग्विन मतलब होपफुल पॉजिटिव है। तो ज़रूरी नहीं कि ये पॉजिटिव आंसर ले ही लिया जाए, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि इंडिया का जीडीपी जो है वो इस साल के लिए जो है वो बढ़ेगा 7.5% हो जाएगा, विथ रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.5% के आजू बाजू रहेगा, ठीक है। तो जो जीडीपी है वो बढ़ेगा। जब बढ़ेगा बोला दैट डज मीन कि कुछ पॉजिटिव लिखा या नेगेटिव लिखा, जल्दी से कमेंट करना है तो कर सकते हो। नेगेटिव आपका आंसर मेरे हिसाब से तो आएगा, सॉरी पॉजिटिव आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आगे जो लिखा है वो बढ़ेगा जीडीपी ऐसा बोला है, और जब जीडीपी बढ़ेगा वो तो अच्छी बात तो पॉजिटिव बात तो मेरा आंसर आएगा सैंग्विन। अब आगे का क्लोज टेस्ट सॉल्व करते समय यहाँ जो है उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक्स फॉरकास्ट अबाउट इंडियाज ग्रोथ सीम्स या प्रोस्पेक्ट्स सीम मोर सैंग्विन देन सम अदर्स, ज़्यादा होपफुल चांसेस लग रहे हैं, ज़्यादा पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स लग रहे हैं बाकी देशों के मुकाबले भी, और बाकी जितनी भी एजेंसीज होती है वर्ल्ड बैंक जैसी ही, मतलब वर्ल्ड बैंक तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मुकाबले यहाँ ये पॉजिटिव सैंग्विन एक जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो दिख रहा है। एंड द आरबीआई रीसेट ग्रोथ होप्स फ्रॉम 7.5% to 7.2% while raising its inflation projection for the year more sharply from 4.5 to 5.7%। अब ये जो दो सेंटेंस लिखे चेक करो, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन हम तो यहाँ वर्ल्ड बैंक के बारे में जो ओवरऑल बता रहे थे वो बात चल रही थी। और दूसरा, अब आप डेफिनेटली एक हिंट भी ले सकते हो कि 3 जो है वो नेगेटिव सेंस में मीनिंग लिए हैं, तो जब भविष्य बोला जाए तो भविष्य अनसर्टेन भी हो सकता है, शंकास्पद भी हो सकता है और निराशावादी भी हो सकता है। तो बहुत बार एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कि ये तीनों जो एक दूसरे के कहीं ना कहीं नज़दीक वाले लगते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर लेना चाहिए सी फॉर चेन्नई। और यहाँ वापस नेगेटिव टोन था, ज़रूर था, ठीक है। इकोनॉमिस्ट है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो ट्रेंड रखेगा कैसा, मच हायर, इवन 7% से भी ऊपर रहेगा फर्स्ट हाफ में, एंड वेल ओवर द कंफर्ट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है जो लेवल होता है, जो लिमिट होता है, ठीक है। तो 6% उससे भी ऊपर इन्फ्लेशन रहेगा। अब ये सारा नेगेटिव फोरकास्ट है। और मॉनेटरी एंड फिस्कल जो पॉलिसी होती है, ठीक है, उसके जो मैंडेरिन्स मतलब उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, नीड टू एड्रेस इन्फ्लेशन मोर अग्रेसिवली। उनको इस बार इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से पे अटेंशन मतलब ध्यान देना होगा। अच्छा, इट डीरेल्स मतलब थोड़ा सा डेविएट हो जाना, है ना। The recovery which the bank has warned could renew pressure on improving bank and corporate balance sheets, ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस का मैं हिंदी कर रहा हूँ। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी जो एक्सपर्ट्स है ना, उनको इस इन्फ्लेशन की ओर ध्यान देना होगा। अच्छा, यहाँ क्या आएगा वो छोड़ो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी पकड़ लिया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वो ये कि अगर ये किया तो अच्छी बात है। देखो ना, आगे जो लिखा है वो तो नेगेटिव परिणाम लिखा है। अगर ये अच्छे से ध्यान देते तो क्या यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आता? आप बोलोगे नहीं सर, पॉजिटिव रिजल्ट आता। इसका मतलब है कि आप उसको 2 ऑप्शन बता रहे हो, या तो ध्यान दो, अदरवाइज नहीं तो आप आपका जो ग्रोथ रिकवरी का जो रास्ता है ना वहाँ से उतर जाओगे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है बैंक और कॉरपोरेट की जो बैलेंस शीट्स होती है, जो फ़ायदे नुकसान अच्छा बुरा बताती है, उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नहीं तो बोलना चाहते हो ना, तो नहीं तो का मतलब आप यहाँ 12th में अदरवाइज बोलना चाहते हो। क्या बोलना चाहते हो? अदरवाइज, नहीं तो प्रेशर बढ़ेगा। सही है कि नहीं? और अगर ऐसा है तो नॉट विथ स्टैंडिंग है वो तो ऑपोजिट बताने के लिए होता है, जबकि आप यहाँ उसको धमकी देने के सेंस में या तो एक तरह से चेतावनी देने के सेंस में बता रहे हो, तो वो कभी भी ऑपोजिट तो नहीं होगा। और रिगार्डलेस ऑफ का मतलब तो होता है एक तरह से इग्नोर करने जैसा हुआ,
तो यहाँ तो इग्नोर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो नहीं किया तो अदरवाइज वाला ना हाउ एवर है, ना नॉटविथस्टैंडिंग है, ना रिगार्डलेस है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑपोजिट की बात करते हैं। जबकि लेस्ट के साथ शुड लिखा हो तो भी चले, नहीं लिखा हो तो भी चले, लेकिन लेस्ट का सेंस तो कौन सा होता है दोस्तों? अदरवाइज होता है। इसीलिए पक्का मेरा आंसर ए फॉर एप्पल जाएगा। तो पॉलिसी मैंडरिन्स एक्सपर्ट्स जो हैं उनको एड्रेस करना चाहिए इन्फ्लेशन को और अग्रेसिवली, अदरवाइज लेस्ट इट डिरेल्स द रिकवरी के जो पटरी पे आई हुई है गाड़ी वो उतर जाएगी, जिससे प्रेशर जो है ना किसके ऊपर, बैंक की और कॉरपोरेट की बैलेंस शीट इंप्रूव करने का प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो सही है, चेतावनी दे रहा हूँ। एंड देयर इज़ अ नीड टू रीथिंक ग्रोथ इंजिन्स एज वेल। जितने भी ऐसे फैक्टर्स या सेक्टर्स होते हैं जो आपके इकोनॉमी का ग्रोथ का इंजन बनने का काम करते हैं, उसके बारे में वापस से अच्छे से सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परस्यूट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिकेट्स अ फ्रेश स्टैंस। और अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को फॉलो कर रहे हो, परस्यू करना मतलब एक तरह से फॉलो करना या एम्ब्रेस करना मतलब अपनाना, अगर आप ये करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपका एक फ्रेश स्टैंस मतलब एक अप्रोच, एक अलग तरीका है, ऐसा दिख भी रहा है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा है। इतना अच्छे से समझेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब ज़रा चेक करो, मैं इस बार ये नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इस बार ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। और रिजेक्ट करना, शन मतलब अवॉइडिंग करना, मतलब मैं लिखूँगा अवॉइडिंग। ठीक है, ये अवॉइडेड लिखा है, पास में एस का मतलब भी होता है इग्नोर करना, लेकिन इग्नोर्स या अवॉइड्स। तो एक तरह से ये V5 लिखा है, ये V2 लिखा है, ये V1 लिखा है और ये V4 लिखा है। और चारों का मीनिंग तो सेम ही होता है, किसी बात को अवॉइड कर देना। इसका मतलब इस बार आपको वोकेब नहीं ग्रामर काम आएगा। तो क्लोज में कभी मीनिंग, कभी लॉजिक, कभी ग्रामर, हर तरह की चीज़ें काम आती है। और ये हिंदू का जो एडिटोरियल पे से ही बना हुआ क्लोज है, वो अब देखो आपको एक चंगुल में फंसा रहा है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। द डैश ऑफ RCEP जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो एक्सचेंज का जो प्लान होगा उसके बारे में बताई जा रही है बात। नीड्स अ रिविजिट मतलब उसको वापस से चेक करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ रीथिंक था ना, वैसे यहाँ रिविजिट मतलब रिकंसीडर। ठीक है, एज एडवाइज बाय द की अलाई जापान। अलाई मतलब तो फ्रेंड या सपोर्टर, लेस्ट नहीं तो। अच्छा, अगर ये नहीं किया तो राइवल्स जैसे कि वियतनाम जो है ना वो डेंट करेंगे, मतलब थोड़ा सा तो डैमेज करेंगे ही करेंगे इंडियाज़ फ्यूचर एक्सपोर्ट्स इन जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल्स। मतलब आप कहीं ना कहीं RCEP को अवॉइड तो करने की सोच ही रहे थे। और अगर वो सोच रहे थे, ठीक है, तो वो जो सोच रहे थे उसको पक्का वापस से मतलब कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन दिखा और डायरेक्टली ध लिखा तो डेफिनेटली बीच में V4 आना चाहिए दोस्तों। क्या आना चाहिए? V4। और वो V4 ना ये है, ना ये है, ना ये है, और पक्का मेरा आंसर जाएगा A फॉर एप्पल। आई एम डेफिनेटली श्योर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो द शनिंग ऑफ RCEP नीड्स अ रिविजिट। नहीं तो वियतनाम आपकी एक्सपोर्ट्स में से बहुत सारा हिस्सा लेके चला जाएगा, खास करके टेक्सटाइल्स। आगे बढ़ते हैं। द फार्म सेक्टर जो है दैट हैज़ सो फार बीन रेजिलियंट मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, ठीक है, थ्रू द पेंडेमिक्स वर्स्ट फेजिस। पेंडेमिक का सबसे भद्दा खराब समय में भी खेती फार्म सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड कुड नाउ गेन ड्यू टू हाई ग्लोबल फूड प्राइसेस। और अब फूड प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फार्म सेक्टर भी फॉर्म में आएगा, परफॉर्मेंस देगा। नीड्स केयरफुल हैंडलिंग टू। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ चुका होगा कि फार्म सेक्टर को भी बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक का तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। वाइल द मॉनसून फॉरकास्ट जो है वो डैश के बाद वेल लिखा
तो वेल शब्द तो पॉजिटिव है, और वाइल लिखा फॉर द खरीफ क्रॉप एंड होपफुली रूरल डिमांड, तो द इनपुट कॉस्ट जो है ना, चाहे फर्टिलाइजर्स हो चाहे चिकन फीड हो, इज राइजिंग शार्पली फॉर फार्मर्स टू। ये इज राइजिंग से पता चला कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, और जब प्रेजेंट टेंस में लिखा हो तो ऑगर्ड, ऑगर्ड का मतलब भी होता है पूर्व सूचना देना भविष्य के लिए। अगर ये शब्द में पीछे डी ना लिखा होता ना तो मैं ज़रूर सोचता, और इसीलिए मैंने इसको कैंसिल किया। अच्छा, और जो नॉर्मल मॉनसून फॉरकास्ट है ना, वो देखो पोर्टेंडिंग में तो आईएनजी लिखा हुआ है, अगर ये आईएनजी ना लिखा होता और ऐसा बोला था पोर्टेंट्स, तो इसका भी मतलब होता है पूर्व सूचना देना, ये भी आ सकता था। इसकी जगह अगर ये लिखा होता ऑगर्स तो ये भी आ सकता था। और प्रोमिसेस, तो पहली चीज़ तो ये कि फॉरकास्ट कभी वो प्रॉमिस नहीं करता है, फॉरकास्ट सिर्फ पूर्व सूचना देता है। तो ये है तो V5, लेकिन मीनिंग वाइज कैंसल करेंगे, और ये भी है V5 और इसका मतलब भी होता है पूर्व सूचना देना, और इसीलिए 100% बात है कि आपका आंसर ए फॉर अहमदाबाद आएगा। और इसी के साथ यहाँ पे आपका 4 मार्क्स का जो ये क्लोज टेस्ट था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। बहुत सारे मीनिंग्स मिले, ग्रामर के कंसेप्ट्स मिले, कहाँ पास्ट कहाँ प्रेजेंट, वो सारी चीज़ें भी हमें सोचनी पड़ी। जल्दी से कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा क्लियर, ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए जल्दी, और हो सकता है आपकी कुछ कमेंट्स में या ना भी पढ़ूँ, क्योंकि मैं लिमिटेड टाइम में जो कंटेंट कवर करना चाहता हूँ, हो सकता है उसमें कभी कभार आपको लगे कि सर मेरी कमेंट का आपने आंसर नहीं दिया, तो दुखी नहीं होने का, रोने का नहीं, ठीक है, मेरे को बाद में आराम से मिल लेने का, मैं यहाँ अवेलेबल होता हूँ, और तब यही मेरे को पूछ लेने का, स्नैप लेके आने का, ठीक है। चलिए फटाफट ओके लिख दीजिए, ओके लिख दीजिए, और इसी के साथ हम सॉल्व करेंगे एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन। चलिए जल्दी दोस्तों जल्दी। और उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आज हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो कल भी 7:30 बजे जो सेशन रहेगा उसमें वापस वर्बल क्वेश्चंस, और उसमें खास करके जंबल्स जो है, पैरा जंबल्स, इस बार लेवल 1 की बुक से जंबल्स का सेशन कवर अप किया जाएगा। तो जो आपकी लेवल 1 बुक के जो जंबल्स हैं उसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो लेवल 1 बुक जिन भी स्टूडेंट्स के पास अच्छे से मतलब उन्होंने सॉल्व करी हो, ना करी हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पे अच्छे से पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, पर उसका पूरा क्वालिटी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एरर फाइंडिंग जब जब होगा तब तब मैं आपको 20-30 सेकेंड्स देता रहूँगा। पहले आप सॉल्व करिए, फिर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। एरर फाइंडिंग है वो एडिटोरियल से ही उठाई है, ऐसा नहीं है। एडिटोरियल्स जनरल क्वेश्चंस भी होते हैं, एडिटोरियल्स के अलावा वहाँ से भी आपके लिए एरर फाइंडिंग जो है वो प्रिपेयर करी गई है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक जो देखे थे वो 11 से 14 थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10, जिसमें बोला है स्पॉट द ग्रामेटिकल एरर इन द गिवन सेंटेंस। चलिए 20 सेकेंड्स का समय दे रहा हूँ, 20 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन को निपटा देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को निपटा देंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जल्दी। He is too foolish that he will not act, no error। ABCD क्या गलती है बताइए। मैं गलती भी बताऊंगा और इससे रिलेटेड थियरी क्या है, ग्रामर का कंसेप्ट क्या है वो भी बताऊंगा। तो अब से फ्राइडे के दिन कभी कभार थोड़ा ग्रामर, कभी कभार थोड़ा वर्बल भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ से भी ग्रामर की नोट बनाइएगा, ये अलग से ग्रामर के आपके रूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए सबसे पहली चीज़, जब यहाँ पे मुझे दिखा TOO और जब मुझे यहाँ लिखा दैट, तो मेरा सबसे पहला गड़बड़ ये हुआ कि मेरे को कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया जाता है, और जब कंजंक्शन आपको पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि जहाँ टू आएगा वहाँ जनरली दैट नहीं दिखेगा, और जहाँ दैट आएगा वहाँ टू नहीं दिखेगा, और दैट के साथ सो या सच दिखना चाहिए, और टू के साथ टू दिखना चाहिए।
दूसरी बात, जब भी ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को करेक्ट मान के आगे बढ़ते हैं। सपोज आपको बी, सी और डी अगर होता, सब में गलती मिली, तो समझ जाने का कि गलती ए में है। और इसीलिए प्रोग्रेसिव मैनर में जब सॉल्व करता है ना बंदा, तो फर्स्ट को करेक्ट मानता है, फिर सेकंड को पढ़ता है। अगर फर्स्ट और सेकंड का जुगाड़ बैठ जाता है तो इसको भी सही मान के और आगे पढ़ने का। फिर यहाँ पे जुगाड़ नहीं बैठा ना, तो आपको करेक्शन यहाँ पे 100 या सच नहीं कर देने का, ये 2 का 2 रहने देने का, लेकिन यहाँ पे आपको नॉट वाली टर्मिनोलॉजी नहीं चलेगी, क्योंकि जब भी TW2 लिखा होता है तो आगे जो भी सेंटेंस लिखोगे उसमें नॉट का यूज़ कभी भी होगा नहीं। जैसे मैं अगर ऐसा बोलूँ, आई एम टू टायर्ड, ठीक है, टू वॉक, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये एकदम सही है। और आप बोलोगे सर इसी को दूसरी तरह से लिखना हो, ये 2 और 2 को ना लिखना हो, तो भाई नॉट भी लिखने का कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ। आई एम सो टायर्ड दैट, अब देखो सो भी आया, दैट भी आया, अब दूसरा सेंटेंस बनेगा आई कैन नॉट वॉक एनी फर्दर। अब ये भी बिल्कुल सही है, तो या तो आप इस तरह से लिखिए या तो आप इस तरह से लिखिए, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पोर्शन में TW2 था तो यहाँ पे मैं कर दूंगा टू एक्ट। क्या पढ़ा जाएगा, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है। ही इज़ टू फुलिश टू एक्ट, वो इतना मूर्ख है कि वो एक्ट कर ही नहीं सकता, वो एक्ट करेगा नहीं ऐसा नहीं है, तो विल तो वैसे भी गलत था, ठीक है। चलो क्लियर लिख देना फटाफट और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये था आपका कंजंक्शन टॉपिक, जहाँ से हमने इस क्वेश्चन को देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उस क्वेश्चन में भी कुछ और गलतियाँ मिलेगी, उसमें से कुछ और नई थियरी मिलेगी। ये जो भी लिखा है उसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखते चले जाइएगा। देखो मैं हार्ड एंड फास्ट फटाफट क्वेश्चंस ख़त्म हो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। चलिए जल्दी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। चलिए हमारी टीम एक बार बता देगी ऑडिबल है ना अच्छे से, ठीक है, चलो डन। चलो 30 सेकेंड्स। चलो 30 सेकेंड्स जल्दी। चलो डन। लिखा है ही इज़ टू मच वरीड अबाउट हिज फ्रेंड्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट। अच्छा, रिएक्शन जब होगा तो टू हिज स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि आपको इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, और वो है टू मच वर्सेस मच टू। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं नीचे 2 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल्स को अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला एग्जाम्पल, अगर कोई शिक्षक कहे कि क्लास में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा कैओस है ना, तो वो कुछ इस तरह से बोलेगा, देयर इज टू मच कैओस इन द क्लास। तो ये बिल्कुल सही है, देयर इज टू मच कैओस इन द क्लास, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लिखना हो, है ना,
कि वो जो भी मीटिंग हैंडल करता है ना, बड़े ही केयरलेस वे में करता है, मतलब केयरलेसली। ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, केयरफुली की जगह केयरलेसली। ठीक है, तो ऐसा हम बोलेंगे कि ही हैंडल्स all his meetings much too carelessly या negligently। अब ज़रा अच्छे से चेक करिए तो आपको डिफरेंस दिखेगा। एक तरफ लिखा है टू मच और एक तरफ लिखा है मच टू। और दूसरा, जब यहाँ पे देख रहे हो कैओस, तो इसे कहा जाएगा आपका नाउन। और जब आप लिख रहे हो केयरलेसली, नेग्लिजेंटली, तो इसे आपका कहा जाएगा एडवर्ब। अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि जब आपके सेंटेंस में टू मच दिखा हो तो साथ में क्या आएगा, नाउन। और जब आपके पास दिखा हो मच टू, तो उसके साथ जो आएगा वो या तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, या एडवर्ब होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने हमें एग्जाम्पल दिया उसमें एडवर्ब दिया है, तो एक एग्जाम्पल और दे दीजिए जिसमें एडजेक्टिव दिया हो। तो क्यों नहीं देंगे, चलो तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, वो जो भी काम करते हैं ना उसमें बड़े ही सावधान होते हैं, तो दे आर मच टू केयरफुल in their task performance, in their task handling, in their task handling। ठीक है, तो टास्क हैंडलिंग जो है वो बड़े अच्छे से करते हैं। तो केयरफुल तो मेरा क्या है जी, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि यहाँ पे भी मैंने लिखा है मच टू। तो ये जो थियरी है वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। और उस आधार पे पता चला कि यहाँ पे जब वर्ड मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है, तो टू मच नहीं आएगा, मच टू आएगा। और इसी के साथ मेरा आंसर जो है वो ए फॉर एप्पल आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ 6 में। चलो जल्दी से, ओनली 10 सेकेंड्स में इसको रखूंगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड अगेन इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेगी 30 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन में भी आपको एक नया रूल सीखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 30 नहीं 20 काफ़ी है। इसमें हमें 2 चीज़ों का काम आएगा। एक तो प्रीपोजिशन कब कैसे यूज़ करें ना करें वो, और उसी के साथ टू और V1 किस तरह से यूज़ होता है उसका भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट में हमें मिल जाएगा। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स। चलो डन, ठीक है। पहली चीज़, इसमें बहुत सारों को ना ये लेने का मन हुआ होगा क्योंकि इट लिखा है ना, तो मैं अपसेट्स कर दूँ। अब ऐसा जितने भी लोगों ने किया ना उनको मैं दिखाऊंगा ये बाबा जी का ठिल्लू। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ो, इसका हिंदी करो, तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा ही नहीं है। सबसे पहली चीज़, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि उसके अंदर डेली, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली
ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑलवेज, ऐसे कुछ ना कुछ वर्ड्स दिखते हैं, लेकिन क्या आपको इसमें कोई ऐसा वर्ड दिखा? नहीं दिखा। दैट डज मीन सबसे पहली चीज़ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। हिंदी करते इट अपसेट हिम एट सीइंग हिज सन इन सच अ पेन। तो जब देखा तो वो ऑलरेडी पेन में था, इसका मतलब तो ये मेरा होना चाहिए सिंपल पास्ट। और जब सिंपल पास्ट होगा तो ये जो अपसेट है ना वो मेरा V2 का काम करेगा, जो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इट अपसेट हिम और हिज सन इन सच पेन, ये भी सही है क्योंकि पेन तो अनकाउंटेबल होगा, तो पेन अनकाउंटेबल है तो उसके आगे और लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पक्का गड़बड़ी या तो बी में है या तो नो एरर है। आगे बढ़ते। अभी जब आप कहते हो अपसेट, जब आप कहते हो हेल्प्ड, जब आप कहते हो रेडी, ऐसे कुछ भी वर्ड्स हो और आगे कोई वर्ब आना होता है तो वो वर्ब आना चाहिए V1 में। लेकिन अगर अपसेट है तो साथ में टू आएगा, रेडी है साथ में टू आएगा, हेल्प्ड है तो साथ में टू की ज़रूरत नहीं होती है, कभी आता है कभी नहीं, वो डिपेंड करता है बाकी के सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। इसीलिए अपसेट के साथ टू आएगा, एट नहीं आएगा, रेडी के साथ भी टू आएगा, एट नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे एट की जगह आ जाएगा टू, और टू के साथ तो कभी भी सीइंग तो आएगा ही नहीं, तो साथ में हम लेंगे सी, मतलब 2 + V1। तो पक्का मेरा जो आंसर है वो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, सबका पार्टिसिपेशन बना हुआ है। और अब से फ्राइडे भी आपके लिए धमाकेदार रहेगा क्योंकि उसके अंदर वर्बल क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और जो होंगे डायरेक्टली फ्रॉम हिंदू या तो फिर एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस होंगे। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या जुगाड़ बिठाते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड्स। चलो स्टार्ट। जिसको प्रोनाउन चैप्टर और थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का आइडिया है वो इस क्वेश्चन का फटाक से आंसर देंगे। चलिए 30 सेकेंड्स। चलो जल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लीज्ड टू एक्सेप्ट और इनविटेशन टू। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ऐसा सोच लेते हैं कि इसके साथ फॉर आना चाहिए या एट आना चाहिए। तो बता दूं कि कोई भी ऐसी इवेंट हो, कल्चरल फंक्शन हो, उन सब के लिए आप टू का यूज़ कर सकते हो। तो जो टू लिखा है वो अपने आप में बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। और आर प्लीज्ड ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम करेगा, तो ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी सही है। लेकिन अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर, इसका मतलब एंड से जुड़े हुए दो नाउन या दो प्रोनाउन। तो ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब कहता है कि एंड से कनेक्टेड कोई भी दो नाउन या कोई भी दो प्रोनाउन जब उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो तो उसे प्लूरल माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आर भी बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन प्रोनाउन चैप्टर कहता है कि एंड से जुड़े हुए दोनों सब्जेक्ट्स जो हो ना, उनका केस कैसा होना चाहिए? सेम। मतलब या तो दोनों का केस रखो आप सब्जेक्टिव केस
या दोनों का केस रखो आप ऑब्जेक्टिव केस। और इसी तरह से अगर देखें तो माय सिस्टर मतलब एक तरह से शी हुआ, तो शी के साथ तो मैं खुद होना चाहिए, वो आई होना चाहिए। अगर यहाँ हर होता तो यहाँ पे मी होता, है ना। यहाँ पे हर्स होता तो यहाँ पे माइन होता, यहाँ पे हर सेल्फ होता तो यहाँ पे माई सेल्फ हो सकता था। लेकिन फिर प्रोनाउन कहता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता है, इसीलिए सारे छक्के पंजे साइड पे छोड़ देने का और फटाफट सुधार लेने का और इसको कर देने का आई। तो माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर, और इसीलिए आपका आंसर जो है वो ए फॉर एप्पल आएगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर देखते हैं कुछ और पॉसिबिलिटीज़ है क्या, तो वो और क्वेश्चंस भी हम करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब और आगे के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते रहेंगे। फ्राइडे टू फ्राइडे ये शो अब से चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो लास्ट क्वेश्चन अगेन 30 seconds। हियर इज योर क्वेश्चन। So we have made plans to go very recently to Delhi and Agra। इसमें एक तरफ होता है recently और एक तरफ होता है soon। इन दोनों को अगर समझना हो तो एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। वो अभी ही मेरे घर जो है वो आया था, ठीक है, लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ, या फिर मैं कहना चाहूँ कि अभी अभी ही मैंने जो है मेरा होमवर्क कहीं ना कहीं ख़त्म किया हुआ है, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना कि आई हैव completed my homework recently। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट किया तो रिसेंटली आपके लिए एक तरह से थोड़ा सा एडवर्ब का भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा फ्रेंड ऑन द वे है और वो बहुत जल्द घर आने ही वाला है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि माय फ्रेंड विल रीच हियर। और कैसे पहुंचेगा, तो तब आप बताते हो उस एग्जाम्पल में, और तब आप बोलते हो सून। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बोलते हो रिसेंटली तो वह ऐसी एक्टिविटी के लिए होता है जो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। और जब आप बोलते हो सून तो कहीं ना कहीं आगे होने वाली एक्टिविटी के लिए बताते हो। तो सही बात है कि प्लान्स तो बना लिए हैं, लेकिन जाना है दिल्ली बहुत जल्द। ये जो बहुत जल्द है वो तो फ्यूचर की बात करेगा, और जब फ्यूचर की बात करेगा तो रिसेंट का यूज़ होगा नहीं, तो वेरी की ज़रूरत नहीं, रिसेंट की ज़रूरत नहीं, टू गो सून। क्या लिखेंगे, टू गो सून, और इसीलिए आंसर आएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। सो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, वो थे क्लोज टेस्ट के, और 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं एरर फाइंडिंग के। लेकिन क्योंकि हमारे पास समय है तो अभी 1-2 क्वेश्चन और क्यों ना कर ले, फिर बाकी बचे क्वेश्चंस को नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फ्राइडे कवर कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाए फटाफट।
और अभी भी वीडियो को लाइक करना बाकी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, सिलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स, है ना। यहाँ पे थोड़ा इंस्ट्रक्शन में मैं सुधार कर देता हूँ। सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स। और पहला क्वेश्चन है डिमोलिशन ड्राइव बिट्रेस यूज ऑफ स्टेट मशीनरी टू हरास मुस्लिम्स। ठीक है, वो भी उसी दिन का एक और एडिटोरियल जो था वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। चलो वेरी क्विकली। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि डिमोलिशन जो ड्राइव मतलब जो अभियान चलाया गया, ठीक है, वो यूज़ ऑफ स्टेट मशीनरी मतलब एक सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल करता है मुस्लिम्स को हैरास करने के लिए, मतलब थोड़ा सा तंग करने के लिए, ज़्यादा तंग करने के लिए। तो वो जो गलत इस्तेमाल है उसके लिए धोखा देना, ऐसा ही कुछ ना। तो जब आपका दोस्त बन के मैं आपसे आगे निकल जाऊँ, आपको धोखा दे दूँ, तो मैं कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले तो वर्ब चाहिए ना वहाँ। तो सैंक्टिमोनियस तो एडजेक्टिव है, प्रोविडेंट भी एडजेक्टिव है, ऑप्युलेंट भी एडजेक्टिव है और एक्सपोज वर्ब है। अगर इतना भी समझ में आ जाए तो भी आंसर आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो सबके मीनिंग बताता हूँ। सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है जो बंदा सुपीरियर होता है या जो बंदा सेल्फ राइटियस होता है, मतलब जो मैं कहूँ वो सही मान ही लेने का, ऐसा जो फीलिंग रखे ना, उस बंदे को कहते हैं सैंक्टिमोनियस। तो वो तो गलत हो जाएगा। प्रोविडेंट का मतलब होता है जो बड़ा ही प्रूडेंट होता है, जो दूर की समझ रखता है, मतलब जो फार साइटेड है। ठीक है, तो दूरदृष्टि वाला। तो यहाँ पे तो धोखा दे देना, गलत इस्तेमाल करना है। और ऑप्युलेंट का मतलब होता है जो लग्जूरियस है, जो एकदम शान वान ठाठ बाट से लदा हुआ है, तो वो भी नहीं आएगा। और एक्सपोज धोखा दे देना, सारा सीक्रेट बता देना। पक्का मेरा जो आंसर है वो जाएगा डी फॉर दिल्ली। चलिए क्लियर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्लियर लिख दीजिए फटाफट। चलो, तो ये था आज का और एक क्वेश्चन। और कुल मिला के हमने 4 क्लोज टेस्ट डिस्कस किए, मतलब 4 मार्क्स का क्लोज टेस्ट डिस्कस किया। वर्ल्ड बैंक प्रोग्नोस्टिकेशन 15 अप्रैल, उसी के साथ कल हम मिलेंगे 7:30 बजे, तब पैरा जंबल्स डिस्कस किए जाएंगे। और एरर फाइंडिंग के 5 क्वेश्चन, उसमें एक गलती हमें मिली, कौन सी वाली? तो मच टू वर्सेस टू मच वाली, फिर TOO वाली और सो दैट वाली। फिर एक था जिसमें 2 + V1, फिर एक था जिसमें माई सिस्टर एंड आई आएगा, और एक था जिसमें वेरी सून या सून और सामने रिसेंटली के बीच का डिफरेंस समझना था, और एक था आपका जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन था। तो ऐसे ही और वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। और फ्राइडे हम जब मिलेंगे तब ये सेशन और आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं उसकी PDF आपको बहुत जल्द भेज दी जाएगी। सो दोस्तों, कल वापस हम मिलेंगे इसी समय पे 7:30 बजे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।